गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। इसको हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है। तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले आप एक सोच के देखिए कि एक बहुत बड़ी बॉल आपके पास है। उस बॉल एक बॉल है हमारे पास। इस बॉल को आपने यहाँ से काट दिया हो, ऐसा अगर हम सोच के देखें तो हमारे पास ये शेप हमें मिलेगी। इस शेप को मैं आप इधर हम सोच के देखें दोबारा, इस शेप को मैं अलग से दिखा देते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई बड़ा दर्पण, कोई गोलाकार दर्पण जिसको काट दिया गया हो, उसकी एक शेप अगर हम सोच के देखें तो वही गोलीय दर्पण कहलाता है। इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार डिपेंड करते हैं कि इस बॉल के किस भाग पे आपने पेंट किया है और किस भाग पे दर्पण है। एक भाग इसकी बाहरी सतह है और एक भाग इसके अंदर ये गुफानुमा है, मतलब गड्ढे वाला भाग है। अगर हम इसके बाहरी सरफेस पे अगर हम पेंट कर दें और अंदर की तरफ दर्पण हो तो ऐसे बने हुए गोलीय दर्पण को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक इसी प्रकार अगर ये पेंट हम इसके गुफानुमा भाग में कर दें, इस तरह कर दें, और बाहरी भाग की तरफ दर्पण है, तो ऐसे बने गए गोलीय दर्पण को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। किसी भी गोलीय दर्पण में हमें यहाँ तक हमने ये सीखा कि कोई भी गोलीय दर्पण किसी एक बहुत बड़े गोलाकार दर्पण को काट के बनाया गया है। नंबर 2, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं उत्तल दर्पण। ये दोनों प्रकार डिपेंड करते हैं कि उस गोलीय दर्पण की किस सतह पे आपने पेंट किया है और किस सतह पे दर्पण उपस्थित है। अगर उसकी गुफानुमा सरफेस पे, गुफानुमा सतह पे, यानी कि गड्ढे वाली सतह पे दर्पण है और बाहरी सतह पे पेंट किया हुआ है, तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। और इसका उल्टा, अगर गुफानुमा सतह पे आपने पेंट किया हो और बाहर की तरफ दर्पण है, तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, हमने इसको दोबारा से यहाँ पे भी आपके लिए लिख दिया है, और अगर आपको इसको नोट बनाना है तो लिखा जा सकता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में तो लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के केस में जो आपतित किरणें हैं वो गुफानुमा भाग पे पड़ती हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तल दर्पण के केस में गुफानुमा भाग पेंटेड होता है। आई थिंक इतना हमें समझ में आ गया होगा, और अगर हमें समझ में आ गया है तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को रोकें और यहाँ तक की वीडियो को दोबारा देखें। इस वाली वीडियो में हम गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन, इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, ये परंपरागत तौर पे हमेशा से हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक रूल ना बनाए जाएं तो कुछ बच्चे कुछ दूसरी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, कोई दूसरा स्कूल कोई दूसरी तरह की चीज़ें पढ़ाएगा। तो एक रूल बनाने की बात हुई, एक रूल बनाना ज़रूरी भी लगा
तो वो रूल सबसे पहला ये बनाया गया, कन्वेंशनली परंपरागत तौर पे एक रूल बनाया गया कि सभी आपतित किरणें किसी भी दर्पण के ऊपर, जब हम किताबों में पढ़ेंगे, किताबों में स्टडी करेंगे, हम कोई सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, तो हमने परंपरागत तौर पे ये माना कि हमेशा आपतित प्रकाश किरणें आपके बाएं हाथ की दिशा से ही आएंगी। यही यहाँ पे लिखा भी है। सो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि परंपरागत तौर पे ऐसा माना जाता है कि सभी आपतित किरणें किसी भी दर्पण में उसके बाईं तरफ की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपकी सहूलियत के लिए दो तरह के दर्पण बना दिए हैं। ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। सो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये जो साइड है इस स्क्रीन की, ये वाली साइड लेफ्ट साइड है, बाईं दिशा है, और ये वाली साइड राइट दिशा है। सो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी दर्पण में सभी आपतित प्रकाश किरणें ऐसा माना जाता है कि वो उस दर्पण की बाईं ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसा ही दिखाया भी गया है। ये बाईं दिशा है, ये बाईं दिशा है इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए यहाँ बाईं दिशा है, तो सारी ही प्रकाश की किरणें बाईं दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कि हमें जब भी कभी कोई सवाल सोल्व करना हो, कोई कुछ डायग्राम बनाना है, तो हमें ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा, हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि सभी प्रकाश की किरणें बाईं दिशा से आ रही हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण एक बहुत बड़ी गोलाकार गेंद को काट के बनाए गए हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। कोई दर्पण उत्तल या अवतल कैसे होता है वो डिपेंड करता है कि उस दर्पण की कौन सी सरफेस पे दर्पण है, कौन सी सरफेस से परावर्तन होगा और कौन सी सरफेस पेंटेड है। अगर गुफानुमा सरफेस से परावर्तन होगा और बाहरी सरफेस पेंटेड है तो उत्तल दर्पण बोला जाता है। वहीं पे इसके विपरीत अगर गुफानुमा सतह पेंटेड है और दूसरी सतह से परावर्तन होएगा तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। सो हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। नंबर 1 उत्तल और अवतल दर्पण में क्या मोटा मोटा डिफरेंस होता है, और नंबर 2 कि परंपरागत तौर पे सभी दर्पणों में, सभी प्रकार के दर्पणों में जब भी हम पढ़ाई करेंगे, जब भी हम स्टडी करेंगे, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि सभी प्रकाश किरणें उस दर्पण के ऊपर बाईं दिशा से आ रही हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आग्रह करूँगा कि एक बार रोकें और फिर से वीडियो को देखें। मूविंग ऑन। सो जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि इस वीडियो में हम दर्पण से जुड़ी, गोलीय दर्पणों से जुड़ी कुछ बेसिक परिभाषाएं जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी बेसिक जो परिभाषाएं हैं वो आगे विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगी। दूसरी बात, सीधे सीधे बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा देखा जाता है कि इन डेफिनेशन के ऊपर 1 या 2 नंबर के सवाल भी आते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली हमारी जो परिभाषा गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई है वो है एपर्चर। एपर्चर को हिंदी में द्वारक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि द्वारक को नोट कर लें और इसकी एक डेफिनेशन भी मैं आपको बोल देता हूँ। उस डेफिनेशन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें जिससे कि आपको वो याद रहे। द्वारक किसी गोलीय दर्पण के अंत बिंदुओं के बीच का
सीधी दूरी है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द्वारक किसी गोलीय दर्पण के अंत बिंदु के बीच की सीधी दूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, चूंकि इसकी बाहरी सतह पे पेंट है और इसके अंदर की सतह से परावर्तन होएगा। जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था, ऐसा कोई भी गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सरफेस पे पेंट हो और गुफानुमा सरफेस से परावर्तन होता हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बाहरी सरफेस पे पेंट है तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक इसी प्रकार ये जो दूसरा दर्पण हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें गुफानुमा सरफेस पे पेंट है और बाहरी सरफेस से परावर्तन होएगा। बाहरी सरफेस पॉलिश्ड है, अंदर वाली सरफेस गुफानुमा सरफेस पेंटेड है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसा कोई भी दर्पण जिसमें गुफानुमा सरफेस पे पेंट हो, उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये दो उत्तल और अवतल दर्पण हमने आपके सामने बनाए हुए हैं। बिंदु ए, जैसे अगर हम अवतल दर्पण में बात करें, इसका इस साइड में अंतिम बिंदु ए है और इस साइड में अंतिम बिंदु ये बी है। तो हमने द्वारक की डेफिनेशन में पढ़ा कि द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण के अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है। तो ये दोनों अंतिम बिंदु हैं और इनके बीच की सीधी दूरी ये डॉटेड लाइन से बनाई गई दूरी है, यानी कि ए बी इस अवतल दर्पण का द्वारक होगा। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी बिंदु ए इस साइड में गोलीय दर्पण का अंतिम बिंदु है, बिंदु बी इस साइड में गोलीय दर्पण का अंतिम बिंदु है। जैसा कि हमने द्वारक की परिभाषा में पहले भी पढ़ा, अवतल दर्पण में भी पढ़ा कि द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण का अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं। तो इस उत्तल दर्पण के केस में बिंदु ए एक अंतिम बिंदु है, बिंदु बी दूसरा अंतिम बिंदु है। तो इनके बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को द्वारक कहा जाएगा। तो द्वारक की अगर हम बोलें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, एक्चुअली द्वारक किसी भी दर्पण के साइज के बारे में बताते हैं। जितना बड़ा द्वारक होएगा, फॉर एग्जांपल एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, अवतल दर्पण की मैं बात करूं, ये दो अवतल दर्पण हैं। तो इस केस में द्वारक ये होएगा, ये डिस्टेंस, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सो यहाँ से देखा जा सकता है कि ए बी, दूरी ए बी छोटी है दूरी सी डी से, यानी कि इस अवतल दर्पण का द्वारक इस दूसरे वाले, दिस फर्स्ट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दर्पण 1 का द्वारक दर्पण 2 के द्वारक से छोटा है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि छोटे द्वारक वाला दर्पण छोटा होएगा और बड़े द्वारक वाला दर्पण बड़ा होगा। तो मतलब कुल मिला के द्वारक एक किसी भी गोलीय दर्पण के साइज के बारे में हमें बताता है। मैं एक बार फिर से द्वारक की डेफिनेशन को बताना चाहूँगा कि द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण के अंतिम बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी है। आई थिंक यहाँ पे द्वारक क्लियर हो गया है और हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो नई डेफिनेशन आई है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद रखने के लिए इसकी परिभाषा को बता देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको ये याद रहेगी। किसी भी गोलीय दर्पण पे उस गोलीय दर्पण के केंद्र से डाली गई लंबवत रेखा उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक
वृत्त की प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा। देखिए कैसा होता है, सपोज ये एक वृत्त है, एक वृत्त हमारे पास है। और ये इस बिंदु सी इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। अच्छा, अगर इस केंद्र बिंदु को हम वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु ए से जोड़ते हैं तो ये माना जाता है कि ये लाइन सी ए इज परपेंडिकुलर ऑन परिधि। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हुई है। हमें इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। मैं दोबारा फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी वृत्त जिसका केंद्र बिंदु सी है, अगर मैं उस केंद्र बिंदु सी को परिधि पर स्थित किसी बिंदु ए से जोड़ूं, जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, तो जो लाइन सी ए है ये माना जाता है कि ये इस वृत्त की परिधि पर लंब है। ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई। इसी परिभाषा का यूज़ करके प्रिंसिपल एक्सिस को परिभाषित किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन एक बार बता के मुख्य अक्ष को आपको समझाना चाहता हूँ। डेफिनेशन हम दोबारा ध्यान से सुनेंगे। किसी भी गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के केंद्र से उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लंबवत रेखा उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। किसी भी गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के केंद्र को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली लंबवत रेखा उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे। सपोज ये जो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, मैं फिर से आपको इधर एक्सप्लेन करके इसको दिखाता हूँ। एक हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये एक गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु ये यहाँ पे है, ये इस गोलीय दर्पण का सी एक केंद्र बिंदु है, और इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ये बिंदु है ए। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा को अगर हम बनाएं और उसको एक्सटेंड कर दें तो ये जो लाइन बनेगी ये इस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष बनेगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, उत्तल दर्पण की मैं बात करूं, ये एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का केंद्र लगभग यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ये बिंदु को मैंने सी बना दिया, और इस उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ये मैं मान लेता हूँ बी। इस केंद्र बिंदु को मध्य बिंदु से मैं अगर जोड़ दूं लंबवत रेखा से, और वो हमेशा लंबवत होएगी, जैसे कि हमने अभी एक वृत्त की प्रॉपर्टी में पढ़ा भी। इस केंद्र बिंदु को मैं मध्य बिंदु से जोड़ दूं, सी को बी से जोड़ दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये सी बी लाइन, ये इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। मैं एक बार फिर से मुख्य अक्ष की परिभाषा बताना चाहूँगा कि किसी भी गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष उस गोलीय दर्पण के केंद्र को उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा होती है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। हम नई परिभाषा पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव भी कहा जाता है। हिंदी में पोल को ध्रुव भी कहा जाता है। ध्रुव, ओके, ध्रुव। अभी हमने इससे पहले मुख्य अक्ष की बात की थी। मुख्य अक्ष की परिभाषा को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा को उस
गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। सो पोल क्या हुआ, ध्रुव क्या हुआ? अगर आपको ऑलरेडी मुख्य अक्ष की परिभाषा याद हो गई तो पोल की परिभाषा याद करना उतनी बड़ी बात है नहीं। तो पोल क्या है? ये वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण की सतह को टच करता हो, काटता हो। तो जैसे यहाँ पे ये मेरे पास ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। सो ये इसका मुख्य अक्ष है, ये बिंदु मुख्य अक्ष है मान लीजिए, ये लाइन, सॉरी नॉट बिंदु, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये लाइन एक मुख्य अक्ष है। सो ये मुख्य अक्ष यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, और कहाँ पे जाके इसने मिरर को काटा? यहाँ पे काटा इस जाके। तो ये जहाँ पे मुख्य अक्ष जहाँ पे मिरर को काटता है तो इस बिंदु को पोल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। सो ये मुख्य अक्ष इधर चला, ऐसे ये चला, और कहाँ जाके इसने मिरर को काटा? यहाँ पे काटा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पोल कहलाएगा, और पोल को हमेशा पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। सो मैं एक बार फिर से पोल की डेफिनेशन को आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर गोलीय दर्पण को काटता हो वह बिंदु उस गोलीय दर्पण का पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। इसके बाद हम